नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील अमृत यूजीसी नेट गोल्ड में आप सभी का स्वागत करता हूं। भाई T20 सीरीज देख रहे हैं आप लोग। यूपीएसआई मूल विधि पढ़ रहे हैं और मूल विधि में भारतीय न्याय संहिता 2023 में जो करेक्शन किए गए हैं वे क्वेश्चन भी आपके इसमें शामिल किए गए हैं। इसके अलावा मूल विधि का जितना भी सिलेबस दिया गया है आपका, वो सारा का सारा मैं इसमें कंप्लीट आप लोगों के सामने करा रहा हूँ। तो इससे पहले 3 सेट हम लोग इसमें कर चुके हैं। ये आपका चौथा सेट रहेगा। ये जो प्रैक्टिस सेट है आपका, ये कौन से नंबर का भाई? चौथे नंबर का है। इससे पहले आप लोग जो है 3 सेट हम लोग इसमें कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आप लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट गोल्ड के नाम से है हमारा यूट्यूब चैनल भाई, अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर मूल विधि का आपका मैं आपको लगभग 100 सेट कराने वाला हूँ, यानी कि कुल मिलाकर 2000 क्वेश्चन आपको इसमें कराऊंगा। 2000 प्लस क्वेश्चन कराने वाला हूँ। 2000 प्लस क्वेश्चन आप लोगों को इसमें कराने वाला हूं, जिसमें से आज आपका ये चौथा सेट है। 20-20 क्वेश्चन डेली कराता हूं। 20 क्वेश्चन मैं आपको डेली कराता हूं, क्योंकि 20 क्वेश्चन से ज्यादा करने में इसमें आपकी क्लास बहुत लंबी हो जाती है। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन ही करा पाता हूं एक इसमें सेट में, क्योंकि 20 से ज्यादा अगर कराऊंगा तो फिर आपका इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन हो जाते हैं। तो सॉरी, बहुत लंबी वीडियो हो जाती है, जिसको अपलोड करने में भी दिक्कत आती है बैठी की, और आप लोग भी इसमें देख उसको सही प्रकार से देख नहीं पाते फिर। ठीक है, छोटी क्लास है, आप देख भी पाते हो, आपके याद भी हो जाते हैं कुछ चीजें। तो चलिए आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट, जो है आपकी क्लास नंबर 4। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे कौन सा आप लोगों के सामने। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को परिवाद भेजने के माध्यम परिवाद भेजने के माध्यम के संबंध में क्या सही है जी? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को परिवाद भेजने के माध्यम के संबंध में क्या सही है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 1 है भाई, इसका आंसर आप लोगों को बताना है जी। चलिए भाई, एक बार मैं थोड़ा सा इसमें पेन ले लूं और फिर इसके बारे में करते हैं बात। राष्ट्रीय मानवाधिकार परिवाद को परिवाद भेजने के संबंध में, परिवाद भेजने के माध्यम के संबंध में क्या सही है, ये इसमें आएगा भाई फैक्स। ठीक है, फैक्स के माध्यम से भेज सकते हैं। ठीक है, फैक्स के माध्यम से भेजा जा सकता है। देखो, ईमेल का नहीं है, ठीक है, और ना ही टीवी के माध्यम से। तो इसमें आ जाएगा, सबसे बेस्ट है आपका फैक्स के माध्यम से। फैक्स के माध्यम से भेजा जा सकता है, तो ए आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 कब बना, ये पूछ रहा है भाई। बना कब था ये? ठीक है, तो कब ये बना था उसके बारे में बात करेंगे, और इसको लागू कब किया गया वो भी आप लोगों को बताऊंगा। देखिए, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम जो है वो आपका कब बना, तो 1993 में ही बना था। 1993 में ही संसद के द्वारा इसको लाया गया। ठीक है, और धारा एक खंड 3 के अनुसार अगर बात करें इसको लागू करने की, तो पेन ले लीजिए भाई। चलो जी, कौन सी धारा भाई? इसकी धारा 1 है। धारा 1 में भी खंड 3 है। उसमें बताया गया है कि भाई इसको लागू कब किया गया था, तो इसको लागू कब किया जाएगा या लागू कब किया गया, तो इसको लागू किया गया था भाई 28 सितंबर को। 28 सितंबर 1993 को इसे लागू कर दिया गया। ठीक है भाई, तो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम जो है 1993 में लाया गया संसद के द्वारा, और इसको लागू कब किया गया, तो 28 सितंबर 1993 को इसे लागू कर दिया गया था। ठीक है, चलिए जी, चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। आज का जो तीसरा क्वेश्चन है आप लोगों का, मत व्यक्ति द्वारा लोक स्थान में अवचार दंडनीय कृत्य है, बताओ भाई। मत व्यक्ति मत व्यक्ति द्वारा जी, मत व्यक्ति द्वारा लोक स्थान में अवचार दंडनीय कृत्य है। भारतीय न्याय संहिता 2023 की जो धारा है 38सी, उसके अनुसार नहीं, हाँ, भारतीय दंड संहिता जो है, भारतीय न्याय संहिता, दंड संहिता नहीं, भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा है आपकी कौन सी? 355 के अनुसार, धारा 355 के अनुसार लोक स्थान में या पब्लिक का जो स्थान है या फिर सार्वजनिक जो स्थान है, अगर वहां पर कोई अपराध किया जाता है तो उसे आपका क्या माना जाएगा? दंडनीय अपराध माना जाएगा। ये कहा गया किसमें? धारा 355 में। तो ए आंसर आपका इसमें सही हो जाएगा। कौन सा भाई? ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 था भाई। ठीक है, सॉरी, इसमें हमें क्वेश्चन नंबर डालने भूल गया। ठीक है, चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के कार्य, केंद्रीय चिड़िया प्राधिकरण के कार्य क्या है, ये आपको इसमें बताना है।
केंद्रीय चिड़िया प्राधिकरण के कार्यों के बारे में बात करते हैं। देखो भाई, केंद्रीय चिड़िया प्राधिकरण जो आपका लाया गया, कब लाया गया? तो 1972 में लाया गया था। 1972 में इसको लाया गया। 1972 में लाया गया। कब? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 जब लाया गया था, तो उसी में इसके बारे में भी प्रावधान किया गया। इसके लिए एक धारा है आपका, धारा है धारा 38C। धारा 38C में इसके बारे में चर्चा की गई है। किसके बारे में? केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के बारे में। तो इसके जो है कौन कौन से कार्य होंगे? इसके कार्यों की अगर मैं बात करूं तो कार्यों में इसका, अब देखो, चिड़ियाघरों को मान्यता प्रदान करना है, ये बिल्कुल सही रहेगा। ये चिड़ियाघरों की मान्यता समाप्त भी कर सकता है, ये भी सही है। चिड़ियाघरों में रखे गए पशुओं के लिए आवास, इसके अलावा चिकित्सीय सुविधाओं के लिए न्यूनतम मानक विनिर्दिष्ट भी इसमें किए गए हैं। तो ये सभी के सभी क्या है, इसमें आपके प्रावधान किए गए हैं। तो इस डी आंसर आपका सही हो जाएगा। उपयुक्त सभी आ जाएगा इसमें, उपयुक्त सभी इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 5। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1993 में प्रवर्त हुआ, यानी कि लागू कब किया गया इसको, ये आपको बताना। इसमें भाई डेट याद रखनी होती है आपको, ठीक है। इस तरह के आपके एग्जाम में क्वेश्चन बहुत देखने को मिलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर ये है जी आपका 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो था, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1993, तो इसे लागू कब किया गया? इसको लागू कब किया गया और इसे लाया कब गया था? भाई देखो, लाया तो गया 1993 में, लेकिन लागू किया गया था, एक मिनट, प्रवर्त हुआ। अच्छा, कब इसको लाया गया? देखिए, लागू तो 1993 में कर दिया गया था, लेकिन इसको लाया जो गया था 4 अगस्त को लाया गया भाई, 4 अगस्त 1992 को। कब लाया गया? 4 अगस्त 1992। तो 4 अगस्त 1992 को इसको लाया गया था। ए आंसर इसमें सही हो जाएगा, ए आंसर सही होगा। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। ध्वनि प्रदूषण की सीमा और मानदंड का निर्धारण निम्नलिखित में से किस वाद में किया गया है? ध्वनि प्रदूषण की बात करेंगे। ध्वनि प्रदूषण के जो मानक हैं, ध्वनि प्रदूषण की सीमा यानी कि कितना होना चाहिए, कम से ज्यादा कितना हो सकता है, या फिर मानदंड कितना होगा, निर्धारण करने का जो वाद था वो किस वाद में इसको निर्धारित किया गया, ये इसमें पूछा गया है कि ध्वनि प्रदूषण को लेकर जो मानदंड, जो नियम कानून जो तय किए गए, वे किस वाद में लाए गए। एक वाद आया था, एक केस आया था, इन री ध्वनि प्रदूषण, इन री ध्वनि प्रदूषण करके। तो इस मुकदमे में इसका मानक तय किया गया भाई, मानक या मानदंड निर्धारण किए गए थे किसके? ध्वनि प्रदूषण के। तो ए आंसर आपका इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर था ये आपका कौन सा? 6, ठीक है भाई। ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 था। इसके बाद आप बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो समझा भैया। चलो, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 कब बना? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 कब बना था, उसकी डेट आपको बतानी है, ठीक है। डेट का, डेट इसमें आपको बतानी है भाई, कौन सी होगी। देखिए भाई, ये लो जी, पेन ले लिया हमने। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की अगर मैं बात करूं तो ये राजीव गांधी के काल में लाया गया था। पहली बात तो राजीव गांधी इस समय भारत के प्रधानमंत्री थे, राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे, तो उनके समय इसको लाया गया। ये लाया गया कब आपका, ये सॉरी, ये कहा कब ये एक्ट बना दिया? तो ये एक्ट बना था आपका भाई 23 मई को, 23 मई 1986 में इसे लागू कर दिया गया, या इसे कानून बना दिया गया था। इसमें आपका क्या है कि इसमें धारा 1 है, इसमें धारा 1 दी गई है, धारा 1, धारा 1 जो दी गई है, धारा 1 के अनुसार यह कहा गया है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के नाम से इसको जाना जाएगा और ये पूरे भारत में लागू होगा। तो धारा 1 में इसके लागू होने और ये पूरे भारत में लागू होगा या पूरे भारत में मान्य होगा, ये प्रावधान किया गया कौन सी धारा में? धारा नंबर 1 में। तो कुल मिलाकर 23 मई 1986 ईस्वी को इसे अधिनियम बना दिया गया, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को। क्वेश्चन नंबर की बात करें तो 8 है। आदेशात्मक चिन्ह की आकृति कैसी होती है? आदेशात्मक यानी कि जो अधिकारियों के द्वारा आदेश दिया जाता है उसकी आकृति कैसी होगी। क्वेश्चन नंबर कौन सा भाई? क्वेश्चन नंबर रहेगा ये 8। आदेशात्मक चिन्ह की आकृति कैसी होगी? तो आदेशात्मक जो चिन्ह होता है उसकी आकृति कैसी होगी भाई? उसकी आकृति होती है गोल आकृति, गोल, वो गोल होता है, देखिए इस तरह से, गोल आकृति होगी उसकी, ठीक है। चलिए,
तो सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 9, योजनाओं का रद्दकरण व उपरांतरण का उपबंध मोटरयान अधिनियम की किस धारा में दिया गया है? बताओ भाई। ऑप्शन ए में है आपका 101, ऑप्शन बी में दिया गया है 102, ऑप्शन सी में 103 है और ऑप्शन डी में दिया गया है आपका 104। क्वेश्चन की बात करूं तो ये क्वेश्चन नंबर 9 रहेगा ये आपका। योजनाओं का रद्दकरण व उपरांतरण का उपबंध मोटरयान अधिनियम की किस धारा? मोटरयान अधिनियम की बात करूं तो कब का है भाई ये? एक तो इसका सन याद रखना आपको। मोटरयान अधिनियम जो आया था ये 1988 के नाम से इसको जाना जाता है। मोटरयान अधिनियम 1988 के नाम से इसको जाना जाता है। दूसरी अगर बात करें इसमें धारा कौन सी रहेगी? तो धारा होगी इसकी भाई 102 होगी। धारा 102 में इस बात का उल्लेख किया गया है। धारा 102 में रद्दकरण और उपरांतरण का उपबंध या प्रावधान किया गया है। ठीक है भाई। यदि राज्य सरकार किसी भी समय लोकहित में ऐसा करना आवश्यक समझती है कि जो है आपका, तो वह प्रस्तावित उपरांतरण या फिर उसका उपबंध या उसका रद्दकरण कर सकती है किसी भी योजना का। इस बात के बारे में चर्चा की गई कौन से में? तो मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा है आपकी धारा 102। धारा 102 में इस बात का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं भाई आज का। मोटरयान अधिनियम 1988 से ही संबंधित है कि ये प्रवर्तित कब हुआ, यानी कि इसको लागू कब किया गया। सीधे सीधे पूछ रहा है भाई लागू कब किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, 10वां क्वेश्चन है। तो इसमें पूछा गया मोटरयान अधिनियम 1988 लागू कब किया गया। देखिए मोटरयान अधिनियम 1988 जो है इसको लागू किया गया था 1 साल बाद। 1 साल बाद यानी कि 1 जुलाई को। 1 जुलाई, अरे चल जा भाई, 1 जुलाई 1989, 1 जुलाई 1989 में इसको लागू किया गया। 1 जुलाई 1989 में इसको लागू किया गया था। कहाँ है भाई? ये रहा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 10वें क्वेश्चन का बी आंसर आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, अनुसूचित जाति और जनजाति अधिनियम जो 1989 ईस्वी में आया, इसका विस्तार कहां तक है? ये क्वेश्चन आपका पीछे भी आपका एक सेट में आ चुका है भाई। तो बता दो इसका आंसर क्या होगा। देखिए अनुसूचित जाति और जनजाति अधिनियम 1989 को SC/ST एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन कौन सा भाई? क्वेश्चन नंबर है जी 11। क्वेश्चन नंबर 11 है। तो इसे SC/ST एक्ट के नाम से भी जाना जाता है और इसकी एक धारा है, धारा नंबर 1 के खंड 2 में कहा गया है कि ये एक्ट जो है पूरे भारत में लागू होगा। भारत के संपूर्ण क्षेत्र में इसको लागू किया जाएगा। ठीक है। 2019 से पहले ये जम्मू कश्मीर में लागू नहीं था, लेकिन अब फिलहाल इसे संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया है। तो ए आंसर आपका इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 12। क्वेश्चन नंबर 12, किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 लागू हुआ, तो किस डेट को यह लागू किया गया था, ये इसमें आपको बताना है। ऑप्शन ए में है 10 जनवरी 2015। क्वेश्चन नंबर है भाई ये 12। ठीक है जी। इसका आंसर आप लोगों को बताना है। ये क्वेश्चन आपको शायद पहले भी एक बार आ चुका है, पीछे किसी सेट में क्वेश्चन आपको देखने को मिला था। बताओ, किशोर न्याय या बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 लागू हुआ, तो कब लागू किया गया? 10 जनवरी 2015 को लागू हुआ, या फिर आपका 15 जनवरी 2016 को लागू हुआ, या 20 जनवरी 2015, या फिर 25 जनवरी 2015 को लागू किया गया था। तो कब ये लागू हुआ ये आपको बताना है। देखो भाई ये लागू हुआ था आपका 15 जनवरी 2016 को। तो 2015 में एक्ट आया, संसद के द्वारा पास किया गया, लागू किया गया इसको 15 जनवरी 2016 को। 15 जनवरी 2016 को इसको लागू कर दिया गया था। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर की बात करें तो क्वेश्चन नंबर रहेगा 13, घरेलू हिंसा में महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 का विस्तार कहां तक है, ये आपको बताना है। देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है और पहले भी इस तरह के क्वेश्चन के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो 13वां क्वेश्चन है, एक एक्ट लाया गया घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, इसका विस्तार संपूर्ण भारत में लागू है, पूरे भारत में इसको लागू कर दिया गया है। पहले आपका 2019 से ये आपका जम्मू कश्मीर में इसमें कुछ आपका अलग प्रावधान था, लेकिन 2019 के बाद जब से धारा 370 के अनेक प्रावधान समाप्त किए गए, लगभग सारे प्रावधान समाप्त कर दिए गए, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। इस
धारा को छोड़ दिया गया या इस पॉइंट को छोड़ दिया गया है, बाकी सभी उसके प्रावधान सारे समाप्त कर दिए गए। तो ए आपका इसमें ऑप्शन सही रहेगा। संपूर्ण भारत में लागू है भाई ये एक्ट, ये कानून। इसके बाद प्रतिकर भुगतान संबंधित है, तो प्रतिकर भुगतान जो है वो किससे संबंधित है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर है ये आपका कौन सा, 14। बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है। आंसर बताओ इसका, मैं पानी पी लूं। बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा। प्रतिकर भुगतान संबंधित है। देखिए प्रतिकर भुगतान की अगर मैं बात करूं, एक एक्ट बनाया गया आपका, एक कानून आया था दंड प्रक्रिया संहिता 1973। लिख देता हूं मैं, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की अगर बात कर रहे हैं, दंड प्रक्रिया संहिता 1973, इसमें एक धारा दी गई है, धारा 357। धारा 357 में ये उल्लेख किया गया है, ये आदेश दिया गया है, या इसमें ये प्रावधान किया गया है कि दंडादेश देने वाला जो न्यायालय है, दंड देने वाला जो न्यायालय है, या दंड का आदेश देने वाला जो न्यायालय है, वो प्रतिकर भुगतान का आदेश दे सकता है। ठीक है, तो किससे संबंधित होगी, धारा 357 से। तो धारा 357 दी गई कौन से में, ए में आपका। तो ए ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। पत्नियों, बच्चों और माता पिताओं के भरण पोषण के लिए आदेश सीआरपीसी की धारा के तहत जारी किए जा सकते हैं। भाई एक आपका ये क्वेश्चन है, अगर मैं बात करूं क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन नंबर रहेगा आपका 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, और इसमें कहा गया है आपका, वही आ जाएगी दंड प्रक्रिया संहिता 1973। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 जो है, इसमें एक धारा है, धारा नंबर 125। कौन सी धारा भाई, धारा नंबर 125। धारा 125, तो धारा 125 में कहा गया है, धारा 25 धारा 125 के तहत दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 के तहत ये प्रावधान किया गया है कि आपका जो है पत्नी, बच्चे और माता पिता, पत्नी, बच्चे और माता पिता के भरण पोषण के लिए आदेश जारी किया जा सकता है। यदि आपकी कोई पत्नी है, आपके बच्चे हैं, या फिर आपके माता पिता हैं, यदि जो है आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, घर के मुखिया हैं, तो आपके विरुद्ध क्या किया जा सकता है, एक आदेश जारी किया जा सकता है कि आप उनका भरण पोषण करें या उनका खर्चा दें। तो आंसर रहेगा इसमें ए, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखेंगे भाई 16। क्वेश्चन नंबर 16 भी आपका दंड प्रक्रिया संहिता 1973 से ही संबंधित है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति कब प्राप्त हुई थी, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर है आपका 16। 16वां क्वेश्चन है, आंसर बताओ। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 को राष्ट्रपति के द्वारा स्वीकृति कब की गई, कब दी गई, यानी कि राष्ट्रपति के हस्ताक्षर इस पर कब हुए थे, ये आपको बताना है। ठीक है, राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए थे भाई 26 जनवरी 1974 को, एक साल बाद है जी। 26 जनवरी 1900 नहीं, 25 जनवरी 1974। ठीक है, 25 जनवरी 1974 को, 25 जनवरी 1974 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हुए। 1973 में संसद के द्वारा इसे पास कर दिया गया था। तो इसलिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के नाम से जानी जाती है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हुए 1 जनवरी 1974। तो बी आंसर आपका इसमें सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 16। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। बिरसा बनाम पंजाब राज्य का वाद संबंधित है। बिरसा सिंह, बिरसा सिंह क्या भाई,
चलिए जी, देखते हैं इसको भी भाई। बिरसा सिंह क्या है ये। क्वेश्चन नंबर की बात करें तो ये रहेगा भाई कौन सा, 16 हो गए थे, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 रहेगा ये। क्वेश्चन नंबर 17 रहेगा। बिरसा बनाम पंजाब राज्य जो है वो किस वाद से, किस मुकदमे से संबंधित है, ये आपको इसमें बताना है। देखिए, बिरसा बनाम पंजाब राज्य जो है ये हत्या से संबंधित है, ठीक है, मर्डर से संबंधित है, तो हत्या से संबंधित ये मुकदमा है आपका, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा कौन सा, बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। बिरसा बनाम पंजाब राज्य के नाम से ये मुकदमा आया था, जो हत्या को लेकर था, मर्डर को लेकर हुआ था ये, तो बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, ये क्वेश्चन आपको पीछे भी देखने को मिला था भाई, उसमें थोड़ा लैंग्वेज अलग थी, इसमें लैंग्वेज थोड़ी सी अलग है, ऑप्शन भी उसके थोड़े से अलग थे, इसके थोड़े और अलग तरीके से ऑप्शन इसके दिए गए हैं। तो पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है जी आपका कौन सा है, 18। क्वेश्चन नंबर 18 है भाई, ए पागलपन के प्रभाव में बै के प्राण लेने का प्रयास करता है, तो उसका क्या इसमें जो है सही कथन हो सकता है, वो आपको बताना है। बै को आत्मरक्षा का कोई अधिकार नहीं है, बिल्कुल गलत। बै को अपनी आत्मरक्षा का अधिकार है। मान लो कोई व्यक्ति पागल है, कोई एक जो है, एक व्यक्ति है वो पागल है और वो आपको मारने का प्रयास करता है, आपसे ही होती तो, लेकिन आपको ऐसा नहीं, आप ठीक हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको अपनी प्रतिरक्षा या अपनी सुरक्षा करने का अधिकार तो होगा, जबकि इसमें कहा गया कि अधिकार नहीं है, क्योंकि ए पागल है, बिल्कुल गलत। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल इसमें गलत हो जाएगा। बी को आत्मरक्षा का अधिकार है, यद्यपि ए पागल है, ये हो सकता है आपका सही। ए घोर अपहति करने का दोषी, ए को दोषी नहीं माना जाएगा क्योंकि ए पागल है। असाधारण अपहति कारित करने का दोषी होगा, बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि वो पागल है, ठीक है। तो इसमें आपका सही आ जाएगा कौन सा, बी। आपको अपनी प्रतिरक्षा करने का अधिकार है, लेकिन ए को किसी भी प्रकार का दोषी नहीं माना जाएगा क्योंकि वो पागल है, ठीक है, और वो पागलपन में ये आपकी घटना को अंजाम दे रहा है, या मारने का प्रयास कर रहा है, या प्राण लेने का प्रयास कर रहा है, ठीक है भाई। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आप लोगों के सामने आ चुका है, महबूब शाह का वाद आधारित है। बताओ भाई, महबूब शाह का जो मुकदमा है वो किससे संबंधित है, ये आपको इसमें बताना है। बताओ जी, महबूब शाह, महबूब शाह का जो मुकदमा है वो किससे संबंधित है, या किस आशय पर आधारित है। सामान्य आशय से, या फिर सामान्य उद्देश्य से, या इसके अलावा फिर समान आशय से, या फिर ए बे में अंतर से, कौन सा इसका सही आंसर होगा। देखिए, महबूब शाह, एक तो मैंने बताया था आपको महबूब शाह बनाम एम्पायर, इससे पिछली क्लास में, बारिंद्र कुमार घोष बनाम एम्पायर, और एक बताया था श्री कांतिया बनाम बंबई राज्य। ये तीनों के तीनों जो मुकदमे हैं, लिख देता हूं मैं आपको एक बार यहां पर भाई। तीन मुकदमे बताए थे मैंने आपको। ये क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा भाई, 19वां क्वेश्चन है। इसके बाद एक क्वेश्चन और रहेगा। एक तो आपका बताया था मैंने महबूब शाह का भाई, शायद इससे पिछली क्लास में ही बताया था, इससे पिछली से पिछली क्लास में, दूसरी क्लास में, महबूब शाह वर्सेस एम्पायर। एम्पायर नहीं, एम्परर। इसको दोबारा लिख देता हूं। महबूब शाह वर्सेस एम्परर, एक तो ये मुकदमा था। दूसरा मुकदमा था आपका बारिंद्र कुमार घोष, बारिंद्र कुमार घोष करके था, बारिंद्र कुमार घोष वर्सेस एम्परर, एम्परर। तीसरा मुकदमा जो था, तीसरा मुकदमा आपको बताया था मैंने आपका, श्री कांतिया बनाम बंबई राज्य, श्री कांतिया, श्री कांतिया वर्सेस बंबई राज्य, बंबई राज्य। ये तीनों के तीनों जो केस थे, ये तीन जो केस आए थे, ये सारे सामान्य आशय से संबंधित थे भाई।
सामान्य आश्रय से संबंधित हैं। एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं, याद रखना है आपको। ये 3 जो मुकदमे हैं, महबूब शाह बनाम एम्परर, बारिंद्र कुमार घोष बनाम एम्परर और श्री कांतिया वर्सेज बंबई राज्य करके, ये 3 मुकदमे जो हैं, ये तीनों के तीनों मुकदमे आपके सामान्य आश्रय से संबंधित हैं। ठीक है जी, तो आंसर आ जाएगा ए। और आज का आखिरी जो क्वेश्चन है आप लोगों के सामने वो आ चुका है भाई, इसका आंसर आपको देना है। भारतीय दंड संहिता 1860 को अधिनियमित किया गया था। कब इसको लागू किया गया ये आपको बताना है भाई। भारतीय दंड संहिता 1860 को कब लागू किया गया, कुल मिलाकर ये पूछ रहा है। अधिनियमित का मतलब है लागू, इसे कब किया गया। तो इसे लागू कब किया गया भाई, देखिए ये जो अधिनियम लाया गया, ये लाया गया था भाई अंग्रेजी काल में। एक तो उस समय अंग्रेजी काल था, अंग्रेजी सरकार थी। और अंग्रेजी सरकार में भी अगर हम बात करें तो इस समय इंग्लैंड में कंपनी तो वापस जा चुकी थी, ठीक है, क्राउन का शासन शुरू हो गया था। क्राउन कह लो या फिर सत्ता कह लो या फिर इंग्लैंड की संसद कह सकते हैं, ठीक, सत्ता का शासन या फिर संसद का शासन। इंग्लैंड की जो संसद थी या इंग्लैंड की जो महारानी थी, उनका शासन शुरू हो चुका था। कब से, 1858 से। 1858 से लेकर 1947 तक रहा। ठीक है भाई, तो 1861 में, सॉरी 1860 में ये एक्ट आया और इसे लागू किया गया था आपका 6 अक्टूबर को। 6 अक्टूबर 6 अक्टूबर 1860 में इसे लागू कर दिया गया। 6 अक्टूबर 1860 को इसको लागू कर दिया गया था। तो ए आंसर आपका इसमें सही हो जाएगा। तो ये थे भाई आज की आपकी क्लास। आप लोगों को आज की क्लास कैसी लगी इसके बारे में जरूर बताएं। यदि आप लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको तो जरूर कर ही लो भाई, ठीक है। तो ये चौथा सेट था आपका, 4 सेट कंप्लीट करा चुका हूं, यानी कि लगभग आपके 4 सेट की अगर बात करें तो 80 क्वेश्चन आपके मैं अब तक कंप्लीट करा चुका हूं, क्योंकि एक सेट में आपके 20 क्वेश्चन करा रहा हूं और 4 सेट हो चुके हैं, तो 4 दूनी 8, तो यानी कि लगभग 80 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। मैंने आपको बताया कि 2000 प्लस आपको क्वेश्चन कराने वाला हूं। मूल विधि के 2000 से ज्यादा क्वेश्चन आपको मैं कराऊंगा, लगभग 100 से ज्यादा सेट इसमें कराने वाला हूं। अभी तक केवल 4 सेट हुए हैं और प्रत्येक दिन, ठीक है, प्रत्येक दिन ये क्लास आपको मूल विधि की प्रैक्टिस सेट ये आपको प्राप्त होता रहेगा। तो आप लोग जो है नियमित रूप से इनको देखो और भाई इनको करने का भी प्रयास करो, इनके आंसर देने का भी प्रयास करो। रही बात आपकी पीडीएफ की, पीडीएफ आपको प्राप्त हो जाएगी कहां पर, ये पीडीएफ आपको मिलेगी संसार अकेडमी टेलीग्राम चैनल पर। संसार अकेडमी टेलीग्राम चैनल पर ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी वहां पर, ठीक है। यदि आप लोगों ने संसार अकेडमी टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी ज्वाइन कर लो भाई, क्योंकि ये पीडीएफ आपको वहां पर प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। लगभग आपकी जब भी आपके 10 से 12 सेट हो जाएंगे, इसमें लगभग 20 सेट हो जाएंगे, ठीक है। 20 सेट की एक साथ में इसमें पीडीएफ डाल दूंगा आपके, ठीक है। तो वहां से आप इसकी पीडीएफ ये प्राप्त कर सकते हो। और मैं इसी चैनल पर आप लोगों को हिस्ट्री बहुत डिटेल से पढ़ा रहा हूँ। यदि आप लोग यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर आपका टीचर की तैयारी कर रहे हैं हिस्ट्री से, या आपका टीजीटी पीजीटी का एग्जाम है या फिर अल्टी ग्रेड का एग्जाम है आपका, या इसके अलावा और भी कोई एग्जाम है टीसीएस वगैरह का कोई भी, तो उसके संबंध में भी आप लोग यहाँ से हिस्ट्री पढ़ सकते हो, क्योंकि हिस्ट्री में यहाँ से बहुत ही डिटेल में आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। इसके अलावा मूल विधि, सॉरी यूपीएसआई को ध्यान में रखते हुए जीएस का प्रैक्टिस सेट भी मैं आपका इसी चैनल पर बहुत जल्द स्टार्ट करने वाला हूँ। वो भी हम लोग स्टार्ट करेंगे इसी चैनल पर, ठीक है। तो अभी फिलहाल जो है मूल विधि स्टार्ट की गई है। इसके अलावा जीएस में जिसमें सारे पोर्शन रहेंगे, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, सब कुछ रहेगा, करंट अफेयर वगैरह, तो सारा का सारा उसमें रहेगा। उस सबको भी जल्दी ही स्टार्ट करने वाले हैं। और यूजीसी नेट का जो पेपर 1 होता है वो भी मैं आप लोगों को इसमें करा रहा हूँ। उसकी 1 यूनिट पूरी हो चुकी है और लगभग दूसरी यूनिट पर हम चल रहे हैं। अभी फिलहाल दूसरी यूनिट उसकी स्टार्ट मैंने कर दी है आप लोगों के सामने। चलिए, तो यहीं पर करूँगा आज की क्लास को समाप्त। नमस्कार।